नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा है गरम में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के आगामी बजट को लेकर। क्या है लोगों को उम्मीद है, क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि ये इस बार जो बजट आएगा उसमें कुछ ना कुछ खास होगा। खासतौर से राजस्थान में पिछले कई लंबे समय से नए जिलों की मांग उठती रही है। उन जिलों को लेकर भी लोगों की उम्मीदें हैं कि हो सकता है इस बजट में मुख्यमंत्री कुछ घोषणाएं करें। इसके साथ में किसानों को, स्टूडेंट्स को, महिलाओं को काफ़ी उम्मीदें हैं। उन लोगों को लगता है कि जो केंद्रीय बजट में नहीं हुआ हो सकता है इस राजस्थान के बजट में हमको मिले। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रवक्ता डॉक्टर अर्चना शर्मा जी। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय प्रभारी मुकेश चलावा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अर्चना जी, क्या लगता है इस बजट से कितनी उम्मीद है आपको? क्या लगता है इस बार बजट में कुछ खास होने वाला है? देखिए, प्रदेश की जनता नाउम्मीदी की शिकार रही है गत 3 वर्षों से। तो चूंकि अब ये भारतीय जनता पार्टी का सेकंड लास्ट बजट होगा, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामयाबियों पर पर्दा डालने का अगर प्रयास करे और जनता को राहत दे, तो मुझे लगता है जनता को कुछ उम्मीद इस बजट से हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से बजट के पैटर्न को बदला है, उसमें कंसील ज़्यादा होता है रिवील होने से ज़्यादा। तो ऐसे में पता ही नहीं चल पाता कि केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की क्या स्थिति है, केंद्र से आने वाले पैसे का क्या हाल रहेगा। और दूसरी बात यह कि हमने गत 3 वर्षों में अनुभव किया कि सरकार यदि कोई योजना की घोषणा भी करती है और उसमें केंद्र से सहायता की उम्मीद रखी जाती है तो फुलफिल नहीं होती। ऐसे में बहुत सी योजनाएं अटकी हुई हैं। लेकिन हम ये चाहेंगे कि सरकार विकासोन्मुखी बजट दे ताकि जनता को राहत मिल सके। लेकिन आप देखिए, कल ही एक स्कैम का खुलासा हो जो कैग ने खुद किया कि कौशल विकास के नाम पर लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया। तो ऐसे में जनता जो चाहती है और विशेषकर विपक्षी पार्टी जनता की उम्मीद को खरा देखना चाहती है। हम लोग चाहेंगे कि सरकार रिफाइनरी पर कुछ कहे, सरकार जो पूर्ववर्ती शासन की विकास की योजनाएं जिनको होल्ड पर डाला उनके बारे में विचार करे। और सबसे बड़ी बात है कि जनता को समर्पित योजनाएं जैसे फ्री मेडिसिन है, जांच की सुविधा है। हम ये भी चाहेंगे कि बजट में इस बार पीपीपी का राग नहीं अलापा जाए, क्योंकि सरकार ने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया कि जब हॉस्पिटल्स को प्राइवेटाइजेशन की और दिया पीएससी सीएससी को, तो उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा है। आपने देखा कि जो अलवर जिला है वहाँ पर बहुत सी ऐसी डेथ्स रजिस्टर हुई हैं, वो सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि जिस कंपनी को प्राइवेट पार्टनरशिप पर जांचों की सुविधा करने के लिए कहा गया, उन्होंने अप्रशिक्षित लोगों को रखा। उसका नतीजा ये निकला कि लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल सकी। तो जनता का मुख्य डिमांड क्या रहती है सरकार से? ये कि महंगाई कम हो, विकास के लिए बजट हो और साथ ही साथ रोजगार सृजन की उसमें बात हो। क्योंकि मुख्यमंत्री कई बार दावा करती हैं कि हमने 15 लाख की बात की थी, 9 लाख 11 लाख दे दी, लेकिन धरातल पर तो ये चीजें दिख नहीं रही। तो ऐसे में एक क्लियर कंसेप्ट के साथ सरकार को आना चाहिए, क्योंकि ये सरकार के लिए भी यही अवसर होगा और जनता को भी आखिरी उम्मीद इसी से है कि सरकार अपने वादों पर खरी उतरे। बिल्कुल अर्चना जी, मुकेश जी, अर्चना जी ने सही कहा कि लोगों को उम्मीद है इस बजट से, क्योंकि सेकंड लास्ट बजट है और इस बजट में लगता है लोगों को कि जो उम्मीदें हैं वो पूरी होनी चाहिए। क्योंकि जो चुनाव से पूर्व जो बजट आता है काफ़ी लोग लुभावना रहने की उम्मीद है और जिस तरह के वायदे किए थे वो शायद इस बजट में पूरी होने की उम्मीद है। क्या लगता है सरकार इस बार कुछ करने वाली है? नहीं, सरकार पिछले बजट में जो सरकार ने घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं में लगभग 75% काम हमारे पूरे हुए हैं। जो हमने वादे किए थे वो पूरे किए। दूसरा, सरकार की जो कई महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जिसमें भामाशाह वाली योजना जो थी, उसमें भामाशाह बीमा योजना है, भामाशाह पशुधन बीमा योजना है, इन सब के ऊपर सरकार ने बहुत सकारात्मक रूप से काम किया और इसका लाभ सीधा सीधा जनता को मिला। जैसे भामाशाह के अंदर हमने जो महिलाओं को परिवार का मुखिया बना के, और जिस प्रकार उनके जो भी बीपीएल के परिवार थे उनके अकाउंट में सीधे एक मुश्त 2000 रुपये डलवाए, उसका सीधा सीधा लाभ उन बीपीएल परिवारों को मिला है। उसके अलावा जो बीमा योजना है, बीमा योजना से हमने 30,000 से लेके 3 लाख रुपए तक के निःशुल्क बीमारियों का जो निःशुल्क इलाज की जो योजना थी, उसका लाभ कई लोगों ने उठाया। ऐसा नहीं है कि इन योजनाओं का लाभ नहीं हो रहा है, इन सभी योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से गरीब जनता को भी मिल रहा है। ये तो सब पुरानी बातें हैं, लेकिन जो आने वाला बजट है, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट को लेकर बड़ी उम्मीद है। जिस तरह की आपने कहा भामाशाह योजना, और इनमें भी काफ़ी सारी खामियां रही है जिससे पब्लिक बहुत परेशान हो रही है। और निजी अस्पतालों के आप लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह वहाँ पर दस्तावेज लेके जाते हैं, भामाशाह कार्ड लेके जाते हैं, लेकिन उनको इलाज नहीं मिलता है। तो भर्ती करने के साथ ही पैसे मांगे जाते हैं। इनमें कई कमियां जिनको दुरुस्त करना पड़ेगा। लेकिन इस बजट से आपको क्या लगता है इस बजट में कुछ नया होने वाला है जिसको लोगों को उम्मीद है? क्योंकि लोगों को लगता है कि इस बार कुछ अच्छा घोषणाएं होगी जिससे राजस्थान का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेंगे, खासतौर पर महिलाओं के साथ। निश्चित रूप से हर बजट के साथ में लोगों की अपेक्षाएं रहती है और वो उम्मीद करते हैं कि बजट के साथ में हमें नया कुछ मिले जी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो आप बता रहे थे कि भामाशाह कार्ड में लोगों को परेशानी आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। 500 तो सरकारी चिकित्सालय और 600 के लगभग निजी चिकित्सालय,
उनको भामाशाह कार्ड के द्वारा निःशुल्क इलाज के लिए नामांकित किया गया है। उसके अलावा आप देखिए राज्य लक्ष्मी योजना, उसके माध्यम से जो बेटियों को उनको जन्म से लेकर जो 12वीं तक की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपये तक की जो राजस्थान सरकार द्वारा जो सहायता दी जा रही है, उसका भी बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आया है। पर आगामी बजट के अंदर इन सब चीज़ों का जो योजनाएं हमारी चल रही है, उन योजनाओं में क्रियान्विति 100% हो, तो ये हम विश्वास रखते हैं और सरकार भी चाहेगी। अर्चना जी, अभी एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि लोग जब निजी अस्पतालों में भामाशाह कार्ड लेकर जाते हैं, अपने मरीज को लेकर जाते हैं, तो भामाशाह कार्ड में से भर्ती तो कर लेते हैं, लेकिन उसके एक तो दुगनी पैसे वसूल किए जाते हैं, दूसरा उनको जिस तरह के जो है उनको कुछ इलाज में उनमें भ्रांतियां बता दी जाती है, कहा जाता है कि ये भामाशाह कार्ड के द्वारा इसका इलाज नहीं होगा और उससे पैसे मांगे जाते हैं, जबकि 3 लाख तक का इलाज सरकार ने निःशुल्क कर रखा है। तो आपको लगता है इसमें कुछ भ्रांतियां है वाकई में, या लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, या कुछ समाचार पत्रों में इस तरह की खबरें जानबूझ के आ रही है? क्योंकि जानबूझ के समाचार पत्रों में खबरें आती नहीं है, कहीं ना कहीं जनता परेशान होती है, तभी वो समाचार पत्रों तक, चैनल्स तक पहुंचती है और उन्हीं खामियों को हम उजागर कर सरकार तक पहुंचाते हैं, ताकि जो दूसरे लोग हैं उस बात को मुस्तैदी से उठा सके और सरकार है उस पर अच्छी तरह काम कर सके। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जागरूक मीडिया ने बहुत से ऐसे प्रकरणों को संज्ञान में ला करके रखा है कि सरकार ने लोक लुभावन रूप से कह तो दिया कि भामाशाह कार्ड के माध्यम से 3 लाख तक का आपको बीमा कवर होता है मेडिकल का, लेकिन वास्तविकता क्या होती है, जब व्यक्ति वो लेकर के वहाँ पहुँचता है तो उसमें न जाने कितनी खामियाँ, और कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो उसको एंटरटेन ही नहीं करते। और एक इसमें फर्जीवाड़ा और सामने है, कुछ हॉस्पिटल्स ने भामाशाह कार्ड के नाम पर फर्जी लोगों की एंट्री की और उसके बेटे पैसा भी उठाने का प्रयास किया। तो जो कंपनीज इसके माध्यम से सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, उन्होंने हाथ खड़े कर दिया और उसका खामियाजा जनता भुगत रही है। तो हम जब भी कोई योजना घोषित करें तो सबसे पहले उसके जो वेयरअबाउट्स होने चाहिए या उसकी इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है, उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। चाहे भामाशाह कार्ड की बात करें, भामाशाह बीमा योजना की बात करें, ये सब देखने सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन धरातल पर ये किस प्रकार से इम्प्लीमेंट हो रही है, सबसे बड़ा प्रश्न है। पिछले वर्ष सरकार ने जो 240 करोड़ फ्री मेडिसिन के लिए एलोकेट करके और बड़ी वाहवाही लूटने का प्रयास किया था, नतीजा क्या निकला कि साल के अंत में आते आते 1/4 बजट यानी 70 करोड़ रुपए कर्टेल कर दिए गए, और साथ ही साथ देखने को मिला कि मेडिसिन की उपलब्धता जो कांग्रेस शासन में 800 के करीब थी, 200 ही रह गई। और इसमें भी एक बड़ा डाइवर्जन बजट में हुआ कि जो चिकित्सक थे या जो वेलफेयर सोसाइटीज थी, मेडिकल वेलफेयर सोसाइटीज जो होती हैं हॉस्पिटल्स की, उन्होंने सारे फ्री मेडिसिन के बजट को सूचर्स और सर्जरी के नाम पर डाइवर्ट कर दिया, जो कि बहुत आम लोगों के लिए उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे में आम बीमारियों के मरीज जो जुकाम, खांसी, बुखार से पीड़ित थे, उन तक को दवाइयां नहीं मिली। देखिए नीरज जी, सबसे बड़ी बात क्या होती है, सरकार की सक्सेस की रेट क्या होती है या उसकी गारंटी क्या होती है, ये है कि सिर्फ योजनाओं की घोषणा नहीं होनी चाहिए, उसे अमली जामा पहनाने के लिए मुस्तैद प्रशासन और निगरानी की भी आवश्यकता होती है। इस सरकार में सबसे ज्यादा विडंबना ये रही कि घोषणाएं तो हुई, लेकिन उसको जनता तक पहुंचाने की इच्छा शक्ति देखने को नहीं मिली और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। अर्चना जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो आप कह रहे हो कि भामाशाह कार्ड योजना में कुछ जो असुविधा हो रही है, जिस प्रकार का अगर कुछ गड़बड़ी नजर आई और उन गड़बड़ियों को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने उसके ऊपर थोड़ा सा निगरानी ज़्यादा रखी है। अब अगर किसी के पास भामाशाह कार्ड तो है, लेकिन पोस्ट मशीन उनके अंगूठे का निशान नहीं ले रही है, नहीं मुकेश जी, मैं आपको बता दूं, तो उसके और रास्ते भी है। इस तरह की भ्रांतियां नहीं आई है। अस्पताल वालों ने उनके मोबाइल नंबर्स के माध्यम से, मुकेश जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अस्पताल वालों ने कुछ इस तरह के वहां विकृतियां पैदा कर दी है कि वो जब मरीज लेकर जाता है तो उसको कहा जाता है कि इस बीमारी का इलाज इस मद में नहीं होगा, हम अगर इसको आईसीयू में भर्ती करते तो आईसीयू में आपको पेमेंट देना पड़ेगा। तो इस तरह की भ्रांतियां जो सरकार को दूर करनी पड़ेगी, वो बात का विषय है। 1715 जो 1715 मुद्दा अगर हम बात करने जा रहे हैं कि जो राजस्थान में नए जिलों की मांग लगातार उठती आ रही है, आप नए जिलों को लेकर क्या सोचते हैं, क्या लगता है, नए जिलों की जो मांग उठ रही है वो जायज़ है? क्या सरकार इस बार जो नए जिलों की लगातार पिछले कई सालों से मांगे कर रहे हैं, उन पर कुछ विचार करने का विचार रखती है? देखो नीरज जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि नए जिलों की मांग के साथ ही उसके ऊपर सरकार एक्सरसाइज करती है, और जहाँ की लगता है कि इस जगह की अनुकूलता है और उसके बाद में कई प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने के बाद में फिर फाइनेंस के पास में जाकर मामला अटक जाता है। तो ऐसा नहीं है कि राजस्थान सरकार इस मामले पे गंभीर नहीं है, लेकिन अगर आवश्यकता अगर कहीं लगी तो हमें भी उम्मीद है कि निश्चित रूप से इस वर्ष जो बजट आएगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपना जो चौथा बजट प्रस्तुत करेंगे, निश्चित रूप से हो सकता है कुछ जिलों की नई घोषणा हो सकती है। बिल्कुल मुकेश जी, की मांग को लेकर अर्चना जी, बिल्कुल लंबे समय से जयपुर में भी सांभर लेकर साफपुरा है, फुलेरा, कोटपुतली और इसी तरह कुचामन, डीडवाना और कहीं
बहुत सारे इलाके हैं जहां से लगातार इस तरह की मांग उठ रही है। लगातार अनूपगढ़ में भी पिछले कई समय से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लोग धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं और लंबे समय से डिमांड भी है। लोगों का कहना है कि जितने छोटे जिले होंगे विकास उतना ही ज़्यादा रफ्तार से होगा। आपका क्या विचार है? आपको लगता है वाकई में नए जिलों का गठन होना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से हमारे राजस्थान का भूभाग है काफ़ी लंबा चौड़ा है, अगर जैसलमेर वाले आदमी को जयपुर आना पड़ता है तो कभी समय और धन दोनों का अपव्यय होता है, या गंगानगर से कोई आदमी राजधानी आता है तो उसके लिए भी काफ़ी समय और धन का जो है व्यय करना पड़ता है। तो ऐसे में लोग कह रहे हैं छोटे ज़िले होने चाहिए ताकि वो उनकी समस्याएं राजधानी तक नहीं अपने ज़िले में ही हो जाए, हल हो जाए। तहसीलों में जो समस्याओं का समाधान नहीं होता ज़िले में हो जाए, जिलों का नहीं होता संभाग में हो जाए। और कई जो प्रदेश है उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को अपनाया भी है, खासतौर से यूपी, उत्तराखंड और जैसे जो प्रदेश है इनमें छोटे जिलों का जो है एक चलन चला है। आपको क्या लगता है ये मांगे कितनी जायज़ है या सिर्फ ये राजनीति से प्रभावित मांगे हैं? अर्चना जी। नीरज जी, इसमें तो कोई संशय नहीं कि एक जिले को संचालित करने के लिए इस यूनिट का इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए ताकि जनता को उसके हेडक्वार्टर तक पहुंचने में किसी भी क्षेत्र से कम समय लगे और सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने के लिए रेवेन्यू रेपरकशंस या उसका यूँ कह सकते हैं रेवेन्यू एस्पेक्ट भी बहुत बड़ा कंसिडरेशन होता है। जिन राज्यों की आपने बात की जिनका उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों के माध्यम से गठन हुआ था, उनका भी उद्देश्य यही था कि उन राज्यों के क्षेत्रफल के बड़े होने के कारण वो क्षेत्र जो कि दूरस्थ थे उनको सुविधाएं मिलने में दुविधा होती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अब चूंकि चुनाव का समय आने वाला है तो ऐसे में ये नहीं होना चाहिए कि राजनीतिक एस्पेक्ट को कंसिडर करके जिलों का गठन कर दिया जाए। इसके लिए बहुत सावधानी बरतनी होगी। जो परमेश्वर कमेटी है, परमेश चंद्र कमेटी शायद, उसने भी अपने रिकमेंडेशंस दिए हैं। आपको ध्यान होगा कि सदर्न राजस्थान के जब नए जिले बने थे तो आज भी हम देखते हैं रेलवे कनेक्टिविटी वहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में एक बार ऐसा होता है कि हम किसी तात्कालिक मजबूरी में आकर के कुछ गठन कर देते हैं और भविष्य में फिर उस जिले के लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो बहुत सावधानी बरतनी होगी और इसमें तो कोई संशय नहीं, बाड़मेर और जैसलमेर की जैसी स्थितियां हैं, जितने 600-700 किलोमीटर्स की दूरी है और कोई घटना घटने पर जिला हेडक्वार्टर तक पहुंचने में बहुत समय लगता है। उसके बजाय अगर वो चाहें तो जैसे आप देखते हैं कि गुजरात जाया जा सकता है आसानी से। तो ये सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तो हैं जो टोपोग्राफी राजस्थान की बहुत ही कह सकते हैं जटिल है। तो ऐसे में बहुत सावधानी और बहुत सारे कंसिडरेशन के साथ, और रेवेन्यू एस्पेक्ट सबसे बड़ा कंसिडरेशन। अगर ब्यावर की बात करें बिल्कुल तो ब्यावर अहम बात उठाई अर्चना जी आपने कि रेवेन्यू एस्पेक्ट्स के साथ ही सरकार को इस विषय पर जो है फैसला करना चाहिए। क्या लगता है मुकेश जी, वाकई में अर्चना जी जो कह रही है आप ये भी देखो, नए जिला बनाने के मुद्दे जो है ये पिछली सरकार में जो कांग्रेस सरकार थी उसमें भी उस समय भी उठे थे। बिल्कुल लगातार ये चल रहे हैं। और हर बार सतत प्रक्रिया इसका है। क्या है, इसका दो कारण होते हैं कि एक तो जैसा अभी अर्चना जी ने भी बताया कि कई जिलों की ऐसी स्थिति, भौगोलिक स्थिति, जैसे जैसलमेर है, जनसंख्या की दृष्टि से वहाँ पर कमी है लेकिन दूरियाँ इतनी ज़्यादा है कि उन लोगों को अपने जिला मुख्यालय पर पहुँचने के लिए समय ज़्यादा लगता है। लेकिन इसके साथ साथ में हमको ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ पर अगर हमने जिला बना दिया और जिला बनाने के बाद में अगर 5-5 वर्ष तक अगर हम उनके वहाँ की जिले के स्तर की सुविधा नहीं दे पाएँ और उससे उन लोगों को और ज़्यादा वंचित होना पड़े और उनका परेशानी का और कारण बने, इससे तो अच्छा है कि एक बार वित्तीय प्रबंधन और उसका सुदृढ़ीकरण करने के बाद ही कि अगर कोई जिले की घोषणा होती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और निश्चित रूप से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर नए जिले बनने चाहिए, लेकिन वही बात आती है कि वहाँ का वित्तीय प्रबंधन जब तक न हो और वहाँ के क्षेत्र की जो जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप वहाँ पर हम सुविधाएं उपलब्ध ना करा सकें, तब तक जिला बनना जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो मुकेश ये लगातार जो लोग डिमांड करते रहे हैं, धरने प्रदर्शन लगातार 2-2 साल से 3-3 साल से धरने प्रदर्शन करते रहते हैं, तो क्या वो लोग सिर्फ सरकार पर दबाव बनाने के लिए इस तरह का काम करते हैं या उनका मकसद उसको जिला बनवाना ही रहता है, या वाकई में वो लोग पीड़ित रहते हैं, या इसके पीछे कोई दूसरी विपक्ष की जो पार्टी है उसकी कहीं साजिश होती है कि लोगों को इस तरह से उकसाया जाए, भड़काया जाए ताकि वो धरने प्रदर्शन करते रहें, सरकार पर दबाव बनाते रहें और जो है फिर जब चुनाव आएंगे उससे पहले वो शायद चुनाव में कुछ जाएँ जो नेतागिरी करते हैं इस तरह की? नहीं, जैसे इसमें निश्चित रूप से जो आपने बताया ऐसे भी भाव होते हैं। कई जिले ऐसे हैं कि जहाँ पे जिला बनने की आवश्यकता नहीं है लेकिन उनके क्षेत्र के लोगों को अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए भी कई बार ऐसे जनता को आंदोलित करके और उग्र रूप धारण करके उस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। पर मेरा ये सोचना होता है कि उन लोगों को इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि जिला बने या ना बने, लेकिन हमारे क्षेत्र के अंदर सामंजस्य जो आपसी भाईचारा है वो नहीं बिगड़ना चाहिए और उनको मांग उठाने से पहले उस जिले को बनाने के लिए जितनी उसकी आवश्यकता है, चाहे जनसंख्या की दृष्टि से ले लें, पंचायतों की दृष्टि से ले लें
या वहाँ का वित्तीय प्रबंधन क्या हो, उस प्रकार की सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही इस प्रकार की मांगें उठानी चाहिए। अर्चना जी, एक ब्यावर से विधायक आते हैं शंकर सिंह रावत जी। शंकर सिंह रावत जी ने पिछली जो कांग्रेस सरकार थी उसके दौरान पूरे 5 साल तक वो ब्यावर को जिला बनाने की मांग करते रहे। इस बार भी उनकी लगातार यही मांग है। क्या लगता है जब एक जनप्रतिनिधि, जो चुनाव हुआ जनप्रतिनिधि है, वो भी इस तरह की बात उठाता है तो दूसरे लोगों का उनके साथ लगना स्वाभाविक है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार पर दबाव बनाने की सियासत आप कह सकते हैं इसको, या फिर वहाँ उस इलाके की ज़रूरत भी है, क्योंकि लगता है अगर ब्यावर जिला बनता है तो वो ज़्यादा डेवलप हो पाएगा उस इलाके का। देखिए नीरज जी, बहुत जगह से जहाँ से डिमांड आ रही सब जगह का तो मुझे आकलन नहीं है कि ब्यावर के बारे में तो मैं भी समझती हूँ कि अब वो सेल्फ सस्टेनेबल जिला बनने लायक क्षेत्र हो गया है और वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बहुत अच्छी है वहाँ पर। तो ऐसे में सारी चीज़ों को देख करके गुण अवगुण के आधार पर सरकार को निर्णय करना चाहिए। ये ठीक बात है आपकी कि कई बार जैसे कह रहे हैं कि राजस्थान से अलग ही कर दो, एक मरु प्रदेश बना दो, ये इम्प्रैक्टिकल डिमांड्स होती हैं जिसको लेकर के लोग न जाने क्या क्या उम्मीदें बांधते हैं कि राज्य ही अलग हो जाए। लेकिन यदि जिले की बात है और जिला जो है अपने आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और यूं कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक यूनिट बनने के लायक है तो निश्चित रूप से गुण अवगुण के आधार पर इसका निर्णय होना चाहिए। क्योंकि इसमें दो ही चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। एक, हम उसको एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई के रूप में स्थापित कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एक, हमारा रेवेन्यू उसके लिए समर्पित है कि नहीं, क्योंकि अगर हमने जिला बना दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी वहां खड़ी कर दी और पैसा नहीं है, वहां विकास से वंचित होता है, तो उसके लिए और भी प्रतिगामी सिद्ध होगा। तो ये चीजें जो होती है कमिटीज के माध्यम से, मतलब आपका कहना मतलब आधी अधूरी तैयारी के साथ कोई जिला नहीं बनाना चाहिए सरकार, क्योंकि पूरी तैयारी के साथ जिले का घोषणा करे ताकि वहां के लोगों को प्रशासनिक फायदा मिल सके, सरकार को राजस्व मिल सके, तभी नए जिलों की घोषणा करने का कोई फायदा है। लेकिन अर्चना जी, क्या लगता नहीं है आपको कि चुनावी वर्ष है आने वाला, उसको देखते हुए भी कुछ लोक लुभावनी घोषणाएं हो सकती है ताकि लोगों को प्रभावित किया जा सके राजनीतिक फायदे के लिए? देखिए नीरज जी, संभावनाएं तो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत जब की थी इस पूरी डिबेट की तो मैंने यही कहा था कि बहुत से मोर्चों पर सरकार विफल रही है। तो ऐसे में पैसिफाई करने का जो एक कह सकते हैं टेम्परामेंट है वो देखने को अभी से मिलने लगा है मुख्यमंत्री के स्तर पर। और जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी को भी एक्टिव होने के लिए कहा, रोडवेज के मामले में जब एक बहुत बड़ा आंदोलन हो गया कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो मुख्यमंत्री खुद मोर्चा लेकर के सामने और आकर कह रही कि नहीं, रोडवेज को हम कंसोलिडेट करेंगे। अपने नंबर 1 मंत्री को भी हिदायत दी गई कि आप PWD के नंबर 1 मंत्री हैं, लेकिन रोडवेज के कब होंगे और आपको परिवहन के नाम पर बहुत सी बातें कल भी सुनने को मिली। तो संभावना तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यदि ऐसी नीति पर काम किया गया और ऐसे रूप से जिलों का गठन कर दिया गया जिनका लाभ जनता को नहीं मिलेगा, जो आंदोलन कर रही है वो लोग जो प्रेशर ग्रुप के रूप में काम कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कवायद उनके लिए भी फलीभूत नहीं होगी, सरकार के स्तर पर भी एक बड़ी विफलता के रूप में आएगी। तो सरकार को हर चीज को, विशेषकर ऐसे इकाइयों के गठन के लिए बहुत समझदारी और बहुत ज्यादा कंसिडरेशन के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि यदि तात्कालिक राजनीतिक मजबूरी के रूप में होती है, इससे उनको भविष्य में राजनीतिक लाभ दिखता है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। देखते हुए सरकार अर्चना जी का जो कहना है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि पिछले बजट में जो हमने घोषणाएं की थी उनमें कई घोषणाएं ऐसी है जो लगभग पूर्णता की ओर है। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार कहीं किसी भी जो हमने बजट में घोषणाएं की थी इसमें हम कहीं विफल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो भी घोषणाएं की थी लगभग सभी, जैसा उसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे न्याय आपके द्वार, जिसके माध्यम से ये जितने जो निस्तारण हुए हैं, जितने वादों का निस्तारण हुआ, कम से कम 523 ऐसी ग्राम पंचायत हैं उनको कि बिल्कुल वाद मुक्त कर दिया गया है। तो जो उसके जो फंडिंग्स जो अरेंजमेंट किए थे और उसका सदुपयोग हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत जो शिविरों का आयोजन हो रहा है, इसके माध्यम से लगभग वर्षों से जो 25-25, 40-40 सालों से जो मामले वंचित जो लोग निस्तारण नहीं हो पा रहे थे, उन सब का निस्तारण हो रहा है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना लीजिए आप, मुख्यमंत्री जी ने जो इसके माध्यम से जो लगभग 3500 से अधिक गाँवों के अंदर इस प्रकार का हमने प्रयास किया है और 1250 करोड़ रुपए इसके अंदर खर्च करने का प्रावधान है और 41 लाख लोग और 45 लाख पशुधन इससे लाभान्वित होंगे। तो ये हमारे राजस्थान सरकार की बहुत ही एक स्वर्णिम और महत्वाकांक्षी हमारी योजना है। ये पूरी होती हमको दिख रही है। इससे जनता, इसके रिजल्ट इतने पॉजिटिव रहे हैं कि फर्स्ट फेज के रिजल्ट को देखने के बाद में केंद्र सरकार के बजट में भी 10 लाख तालाब खुदवाने का केंद्र सरकार ने बजट में प्रावधान किया। तो उसके अलावा आप ये दीजिए, ये ले लीजिए राष्ट्रीय योजना, तो उसका भी जो गरीब परिवार की जो लड़कियां हैं उनको हमने साइकिल का वितरण का कार्य किया है और जो जन्म से लेके 12वीं कक्षा तक पढ़ाई के लिए उनको 50,000 रुपये तक
अलग अलग स्टेप पर अलग अलग किस्तों में उनको पहुंचाने का सरकार काम करेगी। जनता जानना चाहती थी कि इस बजट में क्या रहेगा, उस बात पर खैर आप लोगों ने चर्चा नहीं की, लेकिन आप नहीं, दोनों बजट पे क्या रहेगा ये तो हम आज नहीं कह सकते, लेकिन ग्रामीण गौरव पथ आप उसको भूल रहे हैं। प्रदेश की जो जनता इस को सरकार ने मुकेश जी, एक प्रदेश की नया जनता प्रयोग को किया था। प्रदेश की जनता को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं इस बजट से। बहुत लग रहा है कि जो घोषणाएं केंद्रीय बजट से नहीं हो सकी वो शायद इस राज्य के बजट में हो जाए। और इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए आप दोनों हमारे स्टूडियो पधारे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, क्योंकि समय अभाव के चलते हमें मुद्दा है गर्म में चर्चा रोकनी पड़ेगी। देखते रहिए एवन टीवी न्यूज़। नमस्कार।